वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पहले सबसे पहले ये बताओ, क्या बात है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे तो पहले ही एमजेड एमजेड लिख दिया। करेक्ट। ये एमजेड एमजेड पहले ही लिख दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। पहले ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस और नो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। गुड मॉर्निंग हर्षित, मुस्कान, दिव्या। गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है। तो सेशन अच्छा ही रहने वाला है। पहले तो लाइक कर दे यार। तो ये सेशन आपके लिए अच्छे रहने वाला है, और मैं आपको कहूंगा, अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा तो मैं भूल जाता हूँ ये चीजें, आपने ऑफलाइन यानी सेशन होने के बाद कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए। सो दोस्तों, यहाँ हमारा फॉर जनवरी 26, आई रिपीट, जनवरी 26 एंड मई 26 के लिए रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो रहा है फॉर सीए सीएमए इंटर स्टूडेंट। हाँ, सीएमए इंटर स्टूडेंट जो दिसंबर 25 या आगे जून 26 के लिए अपडेट होने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे ये रैपिड रिवीजन रहेगा। तो ये रैपिड रिवीजन 6.0 हमारा आपके लिए स्टार्ट हो रहा है जीएसटी से। मैं आपको बता दूं, वी स्मार्ट एकेडमी आपको हर अटेम्प्ट में कंटिन्यूअस सपोर्ट देते रहता है, और सारी फैकल्टीज आपके लिए रैपिड रिवीजन, बूस्टर प्रैक्टिस बैच एंड मैराथन सेशंस लेके आती है फॉर एग्जाम सपोर्ट, सो दैट हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके ये एग्जाम में पास हो जाओ और फटाफट फाइनल में आ जाओ। सो दोस्तों, यहाँ पे इस बार वी स्मार्ट एकेडमी ने प्लानिंग कैसी की है? देखो, रैपिड रिवीजन 2 सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट कर दी है, और वो ओके, जैसा आज जीएसटी का और अकाउंट का जो है आपका 13 को, आई रिपीट 13 अक्टूबर को रैपिड रिवीजन रहेगा। स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये 2 सब्जेक्ट की रैपिड रिवीजन आपका यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लगभग खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे कुछ चैप्टर रिजल्ट के बाद रहेंगे, पर हाँ, हमारा भी रैपिड रिवीजन मैं कंप्लीट प्लान आपको बताऊंगा कि 15 ऑफ नवंबर तक सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक ये मंथ में कवर हो जाएंगे, और बाकी टॉपिक रिजल्ट आने के बाद होंगे। अकाउंट्स का भी आपका अराउंड 10 नवंबर तक पूरा रैपिड रिवीजन हो जाएगा। आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंट्स और जीएसटी ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके कवर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप इनकम टैक्स एज वेल एज लॉ ऐसे सब्जेक्ट को आप टाइम दे सकते हो। और अगर आप 2 ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो, तो सेकंड ग्रुप के भी रैपिड रिवीजन या रिवीजन क्लासेस पर आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, और दोनों ग्रुप की अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। देखो, मैंने जब अनाउंस किया था रैपिड रिवीजन, तो मैंने ये सभी स्टूडेंट्स को कहा था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अभी ग्रुप 2 के क्लासेस खत्म नहीं हुए हैं, वो ग्रुप 2 के क्लासेस कर रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि ये यूट्यूब पे रहेंगे रैपिड रिवीजन के सेशंस, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है यहाँ कंप्लीट कर लेना। ओके, रैपिड रिवीजन जब भी रात को आपको टाइम मिले, या जो ऐसा कुछ टाइम मिले कि जिसमें आपको 1 घंटे का स्पेस मिल जाए, तो उसमें फटाफट ये मेरे को सुन लेना। आप सब्जेक्ट से पूरा कनेक्ट हो जाओगे, और जीएसटी जो भी हमने रेगुलर क्लास में देखा, ओके, वो सारे डिस्कशंस आपको याद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो दैट आपको आगे जब आप पढ़ाई करना चालू करोगे, तो आपको पढ़ना आसान होगा। नेक्स्ट मैं आपको कह दूं कि ये रैपिड रिवीजन जो है, एक सवाल आपका हो सकता है कि सर, ये रैपिड रिवीजन के लिए पढ़ के आना जरूरी है, या ये रिवीजन होने के बाद हमने पढ़ना चाहिए? देखो, आपके पास अगर टाइम है तो पढ़ के आओ तो ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से चीजें कवर हो जाएगी। पर चलो, आपके पास अभी टाइम नहीं होगा, तो मेरा रिवीजन सुन लेना। ओके, और सुनने के बाद आपने वो टॉपिक कॉन्सेप्ट बुक से और क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। यानी ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए कि जो मैं आपको रैपिड रिवीजन का प्लान दे रहा हूं, ओके, वो रैपिड रिवीजन का प्लान से ही आपको चलना है। तो देखो, मैं आपकी जीएसटी की पढ़ाई 15 नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारा जो रैपिड रिवीजन का प्लान है बेटा, ओके, ये मैंने कौन से दिन कौन से लेक्चर्स अपलोड हो गए, ये मैंने अपलोड कर दिया है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन करते हो या आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो मेरा टेलीग्राम चैनल, तो उसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक है, आपको पिन में मिल जाएगा। और अभी मैंने जस्ट रिसेंट मैसेज डाला है, या ऊपर पिन में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक्स एंड ऑल रिसोर्स मटेरियल फॉर सी इंटर उसमें मिल जाएगा। उसमें मैंने कंप्लीट स्टडी प्लान डाला हुआ है, कौन से डेट को कौन सा लेक्चर होगा वो मैंने डाला हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने रैपिड रिवीजन की दी हुई है, और अकॉर्डिंगली उसी डेट को हमारे सेशंस हो गए। और आपने भी अपने चैप्टर जो है यानी कॉन्सेप्ट बुक से अगर जीएसटी पढ़ना है आपको, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करना है, तो जैसे जैसे मेरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे आपने कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक पढ़ के खत्म कर देना। यानी नेक्स्ट मंथ में आपको सिर्फ ये चार्ट पढ़ना पड़े। ये चार्ट और क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको और ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आई बात सबके? आपके डाउट्स और क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, पहले मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने बहुत कुछ लिख के लाया है, पहले मुझे बोलने दो यार। तो यहां मैं सब कुछ पहले आपको बता देना चाहूंगा, मैक्सिमम डाउट्स आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो मैं बैठा हूं ना, बाकी मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा ही। तो ठीक है, तो ये स्टडी प्लान देख लेना। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, हमारे एग्जाम सपोर्ट आपको कैसे मिलने वाला है। अभी हम रैपिड रिवीजन खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिसको प्रेजेंटेशन स्किल में प्रॉब्लम जा रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो अपनी इंप्रूव कर सकता है। और उसके लिए मैं बूस्टर प्रैक्टिस बैच लेता हूं, जिसमें मैक्सिमम हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन आंसर पे, और क्वेश्चंस को कैसे रीड करना चाहिए और आपके प्रेजेंटेशंस के पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच मैं नेक्स्ट मंथ में मिड ऑफ यानी 15 नवंबर के आसपास स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा। अब देखो, ये वीडियो जो है, जो सितंबर के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी सितंबर अपीयर कर लिया होगा, या ये बाद में देखेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार अच्छा पेपर रहा है, और आप रीजनेबली गुड पेपर रहा और आप पास हो सकते हो, तो ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो एटलीस्ट से रिवीजन स्टार्ट कर दो, तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक आपका अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, या बाद में तो आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट आपका सवाल होगा अमेंडमेंट्स पे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस बार अमेंडमेंट्स वही है जो सितंबर एग्जाम के लिए थी। तो जो फर्स्ट टाइम जनवरी 26 एग्जाम के लिए अपीड होने वाले हैं, तो अमेंडमेंट्स का लेक्चर मैंने डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल में जो है उसकी लिंक भी अपडेट कर दी है। अगर या आपको मेरे यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे अमेंडमेंट का लेक्चर मिल जाएगा। 1.5 घंटे के आसपास ये लेक्चर है, और पूरे 1.5 घंटे में हमारी अमेंडमेंट्स यहाँ खत्म हो जाएगी। दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि अमेंडमेंट लेक्चर्स आपको जैसा कंफर्टेबल टाइम मिले वैसा वह आपने देख लेना। मैं चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प भी उसमें डाल दूंगा, सारे चैप्टर का टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, तो आपको आसान हो जाएगा वो अमेंडमेंट को चैप्टर वाइज देखने के लिए। अभी मैंने अपडेट नहीं किया, पर कल तक मैं अपडेट कर दूंगा। सर, बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो है वो उसकी डिटेल्स कब आएगी और वो बैच कैसी रहेगी, क्या रहेगी, तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में उसका वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि सर, अगर हम जनवरी एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं, तो क्या हमने जो आपका बैच किया है वही बुक मटेरियल कंटिन्यू करने का? बिल्कुल। अगर आपने जो है 2025 में बैच किया होगा, या आपने 24 एंड में बैच किया होगा, तो आपके पास जो बुक मटेरियल है उसको ही कंटिन्यू करो। अमेंडमेंट्स का लेक्चर 1.5 घंटे का मैं अलग से दे रहा हूं, और सितंबर के लिए जो अमेंडमेंट थी एग्जैक्टली सेम अमेंडमेंट्स मई 26 के लिए है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको नई बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ में आपके पास जो चार्ट बुक है वही चार्ट बुक आप रेफर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू छोटी छोटी अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट लेक्चर्स में हमारी कवर हो जाएगी। हाँ, साथ साथ में मैं चार्ट बुक का पीडीएफ भी आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी आपको पीडीएफ कॉपी, यानी जो मैं चार्ट बुक से भी रिवीजन लेने वाला हूं, हमारी रिवीजन कंप्लीटली चार्ट बुक होगी, और इसका पीडीएफ मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन किसी को अगर फिजिकल कॉपी चाहिए या जिसको अगर नया बुक मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक अपडेट कर दूंगा। शायद अपडेट हो गई होगी, नहीं तो आज शाम तक अपडेट हो जाएगी। तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आपने देख लेना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिन्होंने 24 मई या फिर अगस्त बैच की होगी 24 में, तो मैं उनको कहूंगा कि नया चार्ट बुक, नया बुक मटेरियल परचेस कर लो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन
जो 25 में बैचेस कर चुके हैं तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि नया मटेरियल के पीछे जाओ। जो आपके पास मटेरियल है, आपने जो उसके ऊपर मार्किंग की है वो मोर देन सफिशिएंट है। डन 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 डन, क्लियर, ओके। सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था और कमिट किया था कि यस मैं आपसे कनेक्ट होगा और आपका सारा रिवीजन कर दूंगा, तो आज हमारा जो है पहला सेशन स्टार्ट होने वाला है और वो रैपिड रिवीजन 6.0 का जीएसटी का। तो क्या आप रेडी हो? हाउस द जोश, बताइए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सब्जेक्ट से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चलो, ये चार्ट बुक से मैं कंप्लीट रिवीजन ले रहा हूं। नहीं, अमेंडमेंट लेक्चर अलग से एक सवाल में जरूर लेना चाहूंगा, सर ये आरआर में अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगा? बहुत शॉर्ट में कवर होगा क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन है। अमेंडमेंट्स आपको डिटेल में पढ़नी है तो आपको अमेंडमेंट लेक्चर करना ही करना पड़ेगा। ओके, 2 मिनट, आपके कुछ मेन डाउट्स हो गए तो मैं देख लेता हूं। ओके, अगर मुझे लगा कि मैंने उसके आंसर देने चाहिए तो मैं दे दूंगा और फिर हम फटाफट हमारी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अमेंडमेंट लेक्चर्स अलग से करना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर आपका आरआर 5 देख सकते हैं क्या जनवरी 26 के लिए? यस, देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आरआर 5 भी देख सकते, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। प्लस अमेंडमेंट्स आपको करना हो पड़ेगा। ओके, तो यस बेटा, कुछ सीए फाइनल के स्टूडेंट जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं, सीए फाइनल का जस्ट ही अब 1-2 दिन में आपको सारा मैं डिटेल में बता दूंगा। ओके, मैं अमेंडमेंट की तैयारी कर रहा हूं फाइनल के हिसाब से, और आरआर भी हमारा कब से स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। मतलब वहां पे भी हम मैराथन रिवीजन लेते हैं तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए, सो दोस्तों, यस, इस आरआर की कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं और ये ज्यादा से ज्यादा आपने सर्कुलेट कर लेना कि आरआर रिवीजन करते करते क्वेश्चनर भी रेडी रखना। अगर आपके पास रिसेंट क्वेश्चनर है तो उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करके दे दूंगा जो आपको पढ़ के जाना है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। तो जो आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज वो मेरे साथ मार्क कर लेना। ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई साहब, ये इस बार के आरआर का यूनिक फीचर है जो हम डेफिनेटली लेंगे। ओके, चलिए तो आ जाइए यहाँ पे आरआर रिवीजन हमारे। और चलो, किसी ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो ये मैं क्यूआर कोड दे रहा हूं, स्कैन करो और फटाफट ज्वाइन कर लो। स्कैन करो, फटाफट ज्वाइन कर लो, पॉज करके ज्वाइन कर लेना। चलो, चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। दोस्तों, आपको पता है टोटल जीएसटी के 5 लॉस है, और पहला जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सीजीएसटी जो है, ओके, और एसजीएसटी ये दोनों इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है। मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई यानी क्या? अगर सप्लाई इनसाइड द स्टेट होगा, मतलब फ्रॉम ओके वन सिटी टू अनदर सिटी ऑफ सप्लाई विद इन द सेम सिटी, ओके, इनसाइड द स्टेट होगा तो उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहा जाता है। थोड़ा बेसिक है पर ध्यान से समझ लो, उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहा जाता है, और ये इंट्रास्टेट सप्लाई पे ओके यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है। अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, तो इनसाइड द महाराष्ट्र सेलर और बायर होगा,
तो वो केस में इंट्रा स्टेट कहा जाएगा और यहाँ CGST और SGST आपको लगेगा ना। उसके बाद में सेकंड हम बात करेंगे UTGST। अब एग्जांपल लो चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार चंडीगढ़ में अगर इनसाइड अंडमान निकोबार सप्लाई होता है या इनसाइड चंडीगढ़ सप्लाई होता है तो वो केस में सेलर और बायर, ओके, ये ट्रांजेक्शन के केस में यहाँ पे जो है CGST और UTGST ये दो टैक्स लगेंगे। तो ये जो है ओके SGST और UTGST एक में को रिप्लेस करते हैं। स्टेट होगा तो SGST और यूनियन टेरिटरी होगी तो इंस्टेड ऑफ SGST आपको क्या लगेगा, UTGST। नाउ IGST जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, ये इंटरस्टेट सप्लाई को, आई रिपीट, ये इंटरस्टेट सप्लाई को अप्लीकेबल होगा। ओके, तो फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लाई मतलब क्या, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ओके, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, आगे हमें ये कॉन्सेप्ट आएगा ही इन द चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 2 पॉइंट पे डिसाइड होता है। बोलो बताओ कौन से 2 पॉइंट पे डिसाइड होता है, चलो बताओ फटाफट, कौन से 2 पॉइंट्स पे डिसाइड होता है? यस, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ लो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है और प्लेस ऑफ सप्लायर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट बोला जाता है। और लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र है और प्लेस ऑफ सप्लायर राजस्थान है, तो ये ट्रांजैक्शन बोलो क्या बोला जाता है, तो ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट बोला जाता है। सेम फॉर गुड्स और सर्विसेज। और एक होता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस 2017। ओके, तो ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट, ये एडिशनल जीएसटी लगाया गया। जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट्स को अगर लॉस होता है तो वो सिचुएशन में उसको कंपेंसेट किया जाएगा। नाउ अब मैं आपको एक बात बता दूं, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया और यहाँ पे प्रॉमिस किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जीएसटी रिफॉर्म 2.0 अगर आप जनवरी 26 एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो तो तब आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप May 26 और ऑनवर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में क्या बहुत सारे मेजर चेंज हुए क्या? हाँ, रेट्स बदल दिए उन्होंने। ओके, पहले तो बता दूं जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में जीएसटी कंपेंसेशन सेस खत्म कर दिया है। ओके, खत्म कर दिया है। तो जो May 26 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होने वाला है उसको जीएसटी कंपेंसेशन सेस नहीं है। एक बार फिर से, जो May 26 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होने वाला है, ओके, उनको जीएसटी कंपेंसेशन सेस नहीं है, वो खत्म कर दिया है। और अब ओके, जहां तक मैं रेट की बात करूं तो पहले जो रेट थे, ओके, ये रेट यहाँ पे एक तो नील रेट था एंड देन 5% एंड देन 12% एंड 18% एंड 28%। तो अब इन्होंने क्या किया, ओके, तो इन्होंने अब नए रेट्स ला गया। 5% नील तो है, ओके, 5%, उसके बाद में 18% और एक नया रेट आ गया 40%। यानी अब इन्होंने ये 3 मेजर रेट लाए, 5%, 18% एंड 40%। 12% खत्म कर दिया, 28% खत्म कर दिया। ओके, तो अब देखो ये मैंने जैसे आपको कहा कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जनवरी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये May 26 एंड ऑनवर्ड के लिए अप्लीकेबल है। इसलिए अभी आपको जो रहेगा, अगर आप जनवरी 26 के लिए अपेयर होने वाले हो तो आपको ये नॉर्मल रेट्स ही रहेंगे। और अगर आप May 26 और September 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो तो वो सिचुएशन में आपके नए रेट्स होंगे। लेकिन एक बात बताओ कि आपको इतने सारे रेट के चेंजेस इन्होंने किए, पर हमें एग्जाम में रेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, हमें एग्जाम में रेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपने मेरे क्वेश्चनर में या कहीं पे भी ओके पुराने रेट देखे या 12% रेट देखे, सॉरी यहाँ पे 12% रेट देखा या 28 रेट देखा, तो रेट की तरफ आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। आई रिपीट, रेट की तरफ आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको रेट्स दे दिए जाएंगे, हमारे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप रेट्स लर्न करो। तो और दूसरी एक बात बता दूं, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में बाकी चेंजेस 4 से 5, ओके, 4 से 5 चेंजेस किए हैं जो हम यहाँ पे जब आपका अटेम्प्ट रहेगा May 26 और ऑनवर्ड्स, ओके, वो अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स में कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी जनवरी 26 के लिए अपेयर होने वाले हैं उनको जीएसटी रिफॉर्म 2.0 नहीं है। उनको मैंने जैसा पढ़ाया था और अभी अमेंडमेंट्स में जो कवर्ड है वही रहेगा, उनको आगे ज्यादा सोचना नहीं है। चलो, डन 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 डन, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ तो सीएल टाइप करो फटाफट।
उसके बाद में हम आते हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। हाँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर कभी कभी बेसिक पे क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी? जीएसटी इज ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये भी वैट है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, यानी जो आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट में आपको, यस बेटा रेट्स क्वेश्चन में रहेगा ही जतिन, रेट्स आपको क्वेश्चन में रहेगा, आपको रेट्स वगैरह लर्न नहीं करना है, आपको वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स, वो वैट ही है क्योंकि ओनली वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगता है। दूसरा, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट इज दिस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? ओके, थोड़ा समझ लो। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब अगर यहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो कौन से दो टैक्स लगते हैं बोलो? दो, पहला सीजीएसटी और दूसरा क्या? एसजीएसटी। ये दो टैक्सेस आपको लगते हैं। नाउ ये एसजीएसटी का रेवेन्यू कहां जाएगा? समझ लो इनसाइड द महाराष्ट्र स्टेट हुआ तो एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल कहां हुआ, कौन से डेस्टिनेशन पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अगर महाराष्ट्र में हुआ तो इसका रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही जाएगा। इज इट क्लियर? अगर दूसरा मैं आपको बता दूं, समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, ओके, महाराष्ट्र और गुजरात, और महाराष्ट्र में सेलर है और गुजरात में बायर है, और महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, तो ये केस में कौन सा टैक्स लगेगा? बोलो फटाफट, मैं वेट करूंगा। ये केस में कौन सा टैक्स लगेगा? जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एक्टिवली कनेक्टेड हो जाओ। ओके, मेरे को रिस्पॉन्स दो। तो यस, मैं आपको बता दूं ये केस में क्या लगेगा बेटा, आपको आईजीएसटी लगेगा। अब ये केस में आईजीएसटी लगेगा और वो फुल रेट से लगेगा। लेट्स टेक एग्जांपल 18% आपका फुल रेट से आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। ये स्प्लिट नहीं होता है। ये जब आप गवर्नमेंट को दोगे, ओके, आप जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट को दोगे तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आईजीएसटी इन्होंने 18% से कलेक्ट किया इसको डिवाइड करती है, 50% खुद रखती है और 50% डेस्टिनेशन स्टेट को देती है। मतलब ये जो आईजीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट करती है उसका 50% रेवेन्यू वो उस स्टेट को देती है जो स्टेट में गुड्स या सर्विस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसलिए इवन दो सेल महाराष्ट्र से हुआ है पर गुड्स का डेस्टिनेशन और सर्विस का डेस्टिनेशन गुजरात है, अगर वो गुजरात है तो उसका रेवेन्यू गुजरात को दिया जाएगा। क्लियर? डन 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 डन। तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। याद आ रहा है आपको? हमारे रेगुलर बैच की सारी चीजें याद आ रही होगी तो एमजेड टाइप करो और लाइक करो भाई साहब, देर की इस बात की। और ऑफलाइन कमेंट जरूर देना आपने, आपके कमेंट जो रहेंगे मेरे नेक्स्ट रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा या आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी कमेंट्स आपने देना तो नेक्स्ट सेशन हमारा और बहुत अच्छे से होगा, मजा आएगा आपको। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर बट एक्चुअली बोर्न बाय द कंज्यूमर। नो डाउट। अब देखो कभी कभी बहुत से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि जीएसटी का पेमेंट, ओके, तीन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक सेलर जिसने धंधा किया, एक बायर, ओके, जिसने गुड्स को बाय किया, और एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है तुमको मिला मुझको भी चाहिए, ओके, गवर्नमेंट कहती है तुझको मिला मुझको भी चाहिए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इवन दो सेलर बायर को बर्डन पास ऑन करता है, मतलब जीएसटी का बर्डन जो है, ओके, सेलर बायर को पास ऑन करता है, पर लेकिन भाई साहब, ओके, गवर्नमेंट को कौन देगा? गवर्नमेंट की नॉर्मली देने की जिम्मेदारी सेलर की होगी, सप्लायर की होगी, ओके, बायर की नहीं होगी। इसलिए तो इसको इनडायरेक्ट, ओ बोलो मेरे साथ मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब अल्टीमेट बर्डन बायर पे है, और बायर पे बर्डन आया कैसे? डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्टली आया। क्यों? क्योंकि सेलर ने गवर्नमेंट को दिया और उसने बायर को पास ऑन किया, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डन 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 डन। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो ये था रिगार्डिंग टू कि सप्लायर देगा एंड बोर्न बाय कंज्यूमर। तो अल्टीमेट बर्डन में भी पास ऑन, वो अल्टीमेट बर्डन पास ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस, okay, of production and distribution of goods and service, and taxes paid on inputs are allowed to be set off against the outputs। मतलब क्या? ओके, जीएसटी जब जब भी आपका सप्लाई होगा, और सप्लाई यानी क्या, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद करो, ओके, हमारा क्लास बहुत मजा किया था हमने 71A, ओके, सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई एक्सक्लूड। इंक्लूड में 71A, 71B, और सप्लाई मींस क्या? ओके, तो क्या, तो राजेश खन्ना स्टाइल याद आ रही होगी तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई वो सप्लाई माना जाएगा। तो जिसने भी सप्लाई किया, जब जब भी सप्लाई होगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओए
भाई साहब सही है, बोलो यस सर सही है, कमेंट आपकी होना जरूरी है। मतलब क्या, अगर हम गुड्स की चेन ले, सुन इधर, गुड्स की चेन ले, तो गुड्स के चेन में क्या, एक मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ओके डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, ओके होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। ओके तो ये पूरे चेन में जब जब भी सप्लाई होगा, भाई सप्लाई यहाँ पे हुआ, सप्लाई यहाँ पे हुआ, सप्लाई यहाँ पे हुआ और सप्लाई यहाँ पे हुआ, तो हर सप्लाई के स्टेज पे क्या लगेगा मेरे भाई साहब, हर सप्लाई के स्टेज पे जीएसटी लगेगा। ओके तो यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा, यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा, यहाँ पे भी जीएसटी, ओके यहाँ पे भी जीएसटी। तो अल्टीमेट और एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। ओके अल्टीमेट कंज्यूमर पे आएगा। अब आपको एक बात बता दूं, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगे या आईजीएसटी लगे, अब आप उतने तो मैच्योर्ड हो गए। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है और पूछ रहा है सर ये बताओ ना सर सीजीएसटी होता क्या है, एसजीएसटी होता क्या है, तो भाई साहब तेरे लिए रैपिड रिवीजन नहीं है, मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा तेरे लिए, या रेगुलर बैच ले ले। तू अभी ये लेक्चर के लायक नहीं है, ओके तू अपना बैच कर, अगर तेरे को इतना बेसिक नहीं पता। ओके डन 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 डन। तो जहां तक देखा जाए, अब देखो खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये जो आपका आउटपुट जीएसटी है, समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर ले लो, तो आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट जीएसटी का उसको सेट ऑफ मिल जाता है। तो हर स्टेज पे आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट जीएसटी का आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। ओके मिल जाएगा। उसके बाद में यहां नेक्स्ट आपको बता दूं, मल्टीपल स्टेज पे आता है। उसके बाद में जीएसटी इज द टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस एंड नॉट ऑन पर्सनल और हॉबीज और एक्टिविटी। ए मेरी बात सुन, क्या जीएसटी ना, ओके जीएसटी ना बिजनेस टैक्स है, मतलब अगर तुझे पैर होता है तो पैर पे ये टैक्स नहीं है, अगर तू इनकम कमाता है तो इनकम पे नहीं, ये बिजनेस करता है उसके ऊपर टैक्स है। ओ भाई साहब ओके तो ये जो है ओके बिजनेस टैक्स है और नॉट ऑन योर पर्सनल और हॉबी, मतलब आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी। इसलिए तो अगर आपको सप्लाई की डेफिनेशन याद होगी तो सप्लाई के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, ओके देखा था कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, कुछ भी करो यार अबाउट गुड्स और सर्विसेज, पर आगे उन्होंने कंडीशन दिया कुछ भी करो तो कुछ सब पे थोड़ी जीएसटी आएगा। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये आपके ऊपर जीएसटी आएगा, नहीं तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो ख्याल रहे ये एक बिजनेस टैक्स है। और उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन। ओके थ्रू आउट द वैल्यू चेन यानी ओके पूरी चेन। अब सर ये वैल्यू चेन क्या होता है, बोलो ना सर ये वैल्यू ओके चेन क्या होता है, बता दो। ओके मैन्युफैक्चरर, ओके डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। और हर बंदा जिंदगी में अपने इसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है, हर मोमेंट पे वैल्यू एडिशन करता है। फाइनेंशियल तुम भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आज ये कोर्स कर रहे हो वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ओके हो सकता है कि जिन्होंने तुमको बचपन में देखा और जब तुम सीए बन जाओगे तो बोलेगा अरे यार कितना चेंज है तेरे इसमें, तू तो लगता ही नहीं वैसा जैसे तू क्लास में था, ओके जैसे तू बचपन में था। वैल्यू एडिशन ही हो रहा है, ओके वैल्यू एडिशन ही हो रहा है। तो ऐसे केस में ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा, ये वैल्यू ऐड करेगा, ये वैल्यू, तो पूरी चेन में जो जो भी वैल्यू ऐड करेगा और तुझको मिला गवर्नमेंट के ये हमको भी चाहिए। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके और तैयारी रखना, सारे पॉइंट्स डन 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 डन। क्या तो चलो फटाफट मेरे साथ, वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सप्लायर पे करेगा, कंज्यूमर को पास ऑन होगा, मल्टीपल स्टेजेस पे लगेगा। ओके और ये बिजनेस टैक्स है और आईटीसी पूरे चेन में मिलते जाएगा। ठीक है डन। सर आप भी बहुत चेंज लग रहे हो, ऑन चिल मोड लग रहे हो। चलिए अब दूसरी बात ये है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है मैं अभी रैपिड रिवीजन में आपको समरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, आपने क्वेश्चन बैंक से थोड़ा थेरी है और थेरी टफ जाएगी। तो जो आर्टिकल 246A और 269 पे दो क्वेश्चन है। ओके तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा टफ लैंग्वेज रहेगी, पर अच्छे से पढ़ना और लिख के देख लेना। ओके लिख के देख लेना, वैसे मैं क्वेश्चन बैंक में आपको बताऊंगा। ओके तो चलिए आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी का मीनिंग दिया है। और जीएसटी मतलब क्या, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके तो जीएसटी लॉ कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 366(12)A क्या कहता है। ओके समझ लो ये आर्टिकल जीएसटी का बाबा है और ये कह रहा है मैं जीएसटी डिफाइन करूंगा। ओके और देखो इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज
जब जब भी सप्लाई होगे, सप्लाई मतलब क्या, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्शन, लीज, रेंटल, डिस्पोजल और एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो सारे जब जब भी सप्लाई होगे उसके ऊपर एक ही जीएसटी लगाया जाएगा। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट मदिरा। यानी इमेजिन करो कि ये बाबा कह रहे हैं कि मैं मदिरा मैं नहीं लूंगा। मदिरा मतलब क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी नहीं। फिर उस पे क्या, तो उस पर जो पुराने टैक्सेस है, पुराने टैक्सेस कौन से है, बोल मेरे भाई। ओके, पुराने टैक्सेस कौन से है, मैं तेरे आंसर का राह देखूंगा। ओके, तेरे आंसर की राह देखूंगा, बोलो पुराने टैक्सेस कौन से है। करेक्ट, एक्साइज है, वैट है, सीएसटी है, वो पुराने टैक्सेस ही उसके ऊपर रहेंगे। ओके, तो जहां तक देखा जाए बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लग सकता है, लेकिन इसमें भी 5 और गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने अलग रखा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 246A ये क्या है, ये सोर्स एंट्री है भाई साहब फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। आपको एक बात पता है, इधर सुन, आपको एक बात पता है कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिट नहीं करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाप है, ओके, जब तक बाप को परमिट नहीं करता है ना, बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो जहां तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बोलेगा, सुनो, ओके, वो बोलेगा तो ही हम जीएसटी लगा पाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन है। आर्टिकल 246A क्या कहता है, करंट पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो बाप है, वो कहता है कि देखो, हम स्टेट एंड सेंट्रल, डांस करना है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को पावर देते हैं कि दोनों मिलकर जीएसटी लगाएंगे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बाकी डिटेल थोड़ा पढ़ लेना, वहां लिख दो, चार्ट में लिख दो। ओके, ये भी मेरे साथ लिखते जाओ कि क्या आपको डिटेल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, तो आप जब चार्ट्स, अगर कोई स्टूडेंट होते हैं अब ऐसे नालायक होते हैं कि भाई अरे सर कौन से बुक कौन पढ़ेगा, जमाना ऐसा है। ओके, पढ़ने ज्यादा मत बोलो, शॉर्ट में समरी बता दो। ओके, क्या पढ़ने का, तो चल भाई, अगर तू चार्ट बुक पढ़ रहा है तो यहाँ लिख देना कि थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ओके, इतना तो भी डिटेल में पढ़ लेना हमारे क्वेश्चन से। तो आर्टिकल 246A कॉन्सेप्ट बुक से, और आर्टिकल 269A क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, अगर इंटरस्टेट है, सुन 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 सुन, किधर ध्यान है, इधर सुन। अगर इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट के केस में मैं आपको ये बता दूं कि आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो वो केस में लॉ बनाने का पावर स्टेट के हाथ में नहीं दिया, वो केस में आईजीएसटी लॉ पूरा कंप्लीट लॉ सेंट्रल ही बनाएगा, और उसकी पावर पार्लियामेंट को दी, और पार्लियामेंट इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे ओके आईजीएसटी इंक्लूडिंग इंपोर्ट होगा तो पार्लियामेंट ही उसका लॉ बनाएगा। यहां तक समझा क्या, यहां तक समझाओगा तो बोलो डन 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 डन। ओके, चलो यहां पे ठोकर लाइक ना। उसके बाद में आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ओके, अब तुम्हारा पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब पहला सर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या, और मैं आपको कहूँ क्या, पहला चैप्टर में अब जब आप रिकनेक्ट हो रहे हो और फिर से जीएसटी पढ़ रहे हो तो ज्यादा टाइम मत देना ये चार्ट पढ़ने का और दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट होने का। दूसरा चैप्टर बताओ कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। हमारा बड़ा प्यारा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट फटाक से उसके ऊपर शिफ्ट होने का। हाँ, वो चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ने का, पहले चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं देने का मेरे दोस्तों। ओके, तो ठोकर ताली। उसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट, जीएसटी आने के फायदे क्या है सर। पहला, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जैसा इस बार का मेरा स्पेशल बुक आपको जो लास्ट बैच में मैंने दिया था, ओनली वन कॉन्सेप्ट बुक, वन क्वेश्चनर, वन चार्ट बुक, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट बुक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्वेश्चनर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, और चार्ट बुक जो हमारी फेवरेट है वो एग्जाम में रिवाइज करने के लिए, दैट्स ऑल। और मैंने आपको कहा था, देखो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, रेगुलर क्लास में मैंने आपको कहा था कि भाई हनुमान भी मैं बनाऊंगा, याद है आपको, हनुमान भी मैं बनाऊंगा और अभी उड़ाना भी मैं सिखाऊंगा। डन 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 डन। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ओके, तो भाई पूरा मार्केट, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया जाए। उसके बाद में मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये बोलना क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, बोलेगा क्या, बोलो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, बोल। करेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, क्रेडिट नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिलता था ना, तो परचेस पे भी टैक्स आता था और सेल्स पे भी आता था, फिर टैक्स ऑन टैक्स लगता था। अब क्रेडिट मिल जाता है तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा।
ओके, टैक्स पे टैक्स। उसके बाद में इलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। ये सर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट तो हम समझ गए, टैक्स ऑन टैक्स खत्म कर दिया, सिर्फ आपको क्रेडिट दे दिया तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स आएगा। नाउ दूसरा ये बताओ सर, इलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस क्या होते हैं? अब देखो पहले ना, जब जीएसटी आने के पहले ना ऐसे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। ओके, इतने छोटे 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 अलग टैक्सेस, सेल्स टैक्स लग गया, वैट लग गया, टर्न ओवर टैक्स लग गया, एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया, लग्जरी टैक्स लग गया, ये इतने सारे ऑक्ट्राय, एलबीटी वगैरह, ये इतने सारे टैक्सेस थे, वो सबको खत्म कर दिया, मल्टीपल टैक्सेस को सबको खत्म कर दिया और एक ही टैक्स लाया जिसका नाम था ओके गब्बर सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, टू प्रमोट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। भाई इंडिया में लाओ, टेस्ला क्या कर रहे हो यार? ओके, तुम लाओ ना इंडिया में, बनाओ ना इंडिया में, चाइना क्यों जाते हो? ओके, हम आपको टैक्स से परेशान नहीं करेंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू भी जीएसटी की वजह से बढ़ गया। चलो डन 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 डन, बेनिफिट ऑफ जीएसटी। ओके, चलो अब मैं आपसे कुछ बातें शाते करना चाहता हूं। ओके, सो यहाँ पे टैक्सेस ऑन टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स एंड एक्सेट्रा। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर टोबैको प्रोडक्ट, ओके, तो सिगरेट बना रहा है, ओके, क्या फूक रहा है? अक्षय कुमार का देखा आपने ऐड? ठीक है, सिगरेट बना रहा है, तो सिगरेट पे जो है ओके जो टैक्सेस और जीएसटी रखा, मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूं। और अगर ये चार्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ओके, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है, और ये अच्छे से करके जाना पहले बेसिक टॉपिक में। टैक्सेबिलिटी ऑन गुड्स इन स्पेशल केसेस। ओके, इन स्पेशल केसेस गुड्स टोटली आउट ऑफ। अब देखो क्या है, वैसे तो पहला थॉट, चलो मेरे साथ एक थॉट डेवलप करो, इंडिया के सारे गुड्स, बोलो मेरे साथ सारे लोग, सारे बोलो। ओके, घर वाले भी सुनने चाहिए, बिल्कुल जैसे आप ओके सत्यनारायण की पूजा में बैठे हो ऐसे। स्वाहा। क्या? इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे, बोला इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे आएगा जीएसटी। ओके, लेकिन अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं आएगा, स्वाहा। पर क्या हुआ कि पावर तो सारे गुड्स और सर्विसेज पे, पर कुछ गुड्स पे जीएसटी आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके, जीएसटी आएगा, पर जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा, ओके, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, तो अब देखो क्या, मैं बता देता हूं, यहां पे कुछ ऐसे गुड्स है जो आउट ऑफ, टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं है जीएसटी। कौन से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या याद कर सकते हो? बिना देखे याद कर सकते हो? बताओ, बिना देखे जो है कौन याद कर सकता है? और लिख के बताओ। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यस कोशिश करो याद करने की। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ओके, तो अगर ये गुड्स हो गए, सुनना मेरी बात, अगर ये गुड्स हो गए तो ये सिचुएशन में इस प्रोडक्ट पे ऐसा नहीं कि जीएसटी नहीं आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके, ये प्रोडक्ट पे भी जीएसटी आएगा, पर कब? जब जीएसटी काउंसिल बैठेगा और जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। सर लाइब्रेरी में बैठे हैं, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नालायक, पढ़ना चुपचाप। तो अब ऐसे केस में यस, ये 5 प्रोडक्ट पे फिलहाल तो जीएसटी नहीं है, अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल कब रिकमेंड करता है। तो सर ये 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है तो कोई टैक्स नहीं क्या? सर पेट्रोल पे कोई टैक्स नहीं क्या? ओके सर, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस पे कोई टैक्स नहीं क्या? भाई साहब इतने टैक्सेस है इसके ऊपर, इसलिए तो महंगा है पेट्रोल। सर कौन से है फिर? जीएसटी तो है ही नहीं। तो इसके ऊपर है मैन्युफैक्चर पे हमारा ओल्ड टैक्स। मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज, ये सुनना, ओके, सेंट्रल एक्साइज है। और दूसरा सेल होगा, इधर देख सुन, दूसरा सेल होगा तो इंट्रा हुआ तो वैट, और इंटरस्टेट हुआ तो सीएसटी। वैट और सीएसटी इसके ऊपर लगेगा। डन 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 डन। ओके, तो वैट और सीएसटी लगेगा। दूसरा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा। सुनो मेरी बात, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ना, ये आर्टिकल 366(12) ने कहा अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगाएंगे। तो अल्कोहलिक लिकर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका रेवेन्यू स्टेट का था और स्टेट वाले नहीं माने थे। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे मैन्युफैक्चर हुआ तो स्टेट एक्साइज, ये सुन, ओके, मैन्युफैक्चर हुआ तो स्टेट एक्साइज, और इंट्रा हुआ तो वैट, इंटर हुआ तो सीएसटी। ओके, तो मुझे बताओ, ओके, आपसे पूछना चाहता हूं, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज में कौन बड़ा है?
सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज में कौन बड़ा है? बड़ा कौन है, सेंट्रल की स्टेट? स्टेट। नालायक दूंगा दो खींच के। ओके, सेंट्रल बड़ा होता है ना, स्टेट छोटा होता है। इसलिए मैंने क्या किया, ओके, दो कैटेगरी बनाई गुड्स की, और दो गुड्स की दो कैटेगरी में ऊपर मैंने वो प्रोडक्ट लिखे जो अभी जीएसटी में नहीं है। पर याद कैसे रखना, ऊपर मतलब बड़ा वाला है तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी लगता है, और नीचे अल्कोहलिक लीकर लिखा, अल्कोहलिक लीकर मतलब ये छोटा वाला है। ओके, छोटा वाला है, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा और वैट सीएसटी लगेगा। अरे समझा क्या? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, तो ऊपर वाला सेंट्रल और नीचे वाला। अब अगर आप भूल गए ये बात को, क्या ओके ये कि भाई ऊपर क्या था और नीचे क्या था, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी। ओके, फिर याद नहीं आएगा। पर हाँ, आपको पता है कि ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नीचे जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, तो इसके ऊपर सेंट्रल और उसके नीचे ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगी। ये समझा कि नहीं समझा? चलो, ये तो हो गया कि जो जीएसटी के स्कोप में नहीं है, और इसको जीएसटी पर्पस के लिए, ये सुनना, ओके ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन मेरी बात सुन। जीएसटी पर्पस के लिए इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है, जीएसटी के लिए। अब नॉन टैक्सेबल मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा, टैक्स तो अदर आ ही रहे, पर जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा। इसलिए गांव वालों एक बात आज ध्यान से सुन लो, इसके आगे जब जब भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई वर्ड आएगा, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और आगे एक ईएनए करके आएगा। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में 7 प्रोडक्ट्स ही आने चाहिए। नॉन टैक्सेबल मतलब एग्जाम नहीं, नॉन टैक्सेबल मतलब नील नहीं, नॉन टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है। ओके, जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है उसको नॉन टैक्सेबल बोला जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये समझा कि नहीं समझा, प्लीज बताओ। चलो, तो ये हमने देखा कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, गुड सब्जेक्ट टू एक्साइज और जीएसटी। हाँ, अब कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी दोनों लगते हैं। कौन कौन से? टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। हाँ, एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा, वैट सीएसटी नहीं लगता है। आई रिपीट, बोलो मेरे साथ, वैट सीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां पे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट होगा। अब टोबैको प्रोडक्ट मतलब सिगरेट वगैरह होगा, तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी, जैसे ऊपर के एग्जांपल में देखो कि भाई ये सिगरेट बेचा, तो सिगरेट बेचा, वैल्यू 1 लाख रुपीज है, तो उसके ऊपर एक्साइज 10,000 लग गया। सुनो, उसके ऊपर एक्साइज 10,000 लग गया। ओके, और एक्साइज ऐड करके, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्साइज ऐड करके उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अब आप कहोगे एक्साइज क्यों ऐड होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15(2)(a कहता है कि जीएसटी छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस आपको ऐड करने पड़ते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। इसलिए आपकी वैल्यू 1,10,000 होगी और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी लगेगा, वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अगर मैन्युफैक्चर होता है तो सेंट्रल एक्साइज। और ओपीएम, नारकोटिक्स एक्सेट्रा। ओपीएम नारकोटिक्स मतलब क्या? चरस गांजा। ओके, तो ये चरस गांजा नारकोटिक्स वगैरह जो होंगे उसके ऊपर भी टैक्स है, पर मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज है। सुनो, मैन्युफैक्चर के स्टेट एक्साइज है और सेल होता है तो उसके ऊपर ओके जीएसटी भी है। तो ये ऐसे दो कैटेगरी है, टोबैको वाला और ओपीएम वाला। एक सेंट्रल ने लिया है, एक स्टेट ने लिया है। टोबैको वगैरह सेंट्रल ने एक्साइज लिया प्लस जीएसटी, और उसके ऊपर ओपीएम नारकोटिक्स होगा तो स्टेट एक्साइज प्लस जीएसटी ये लगेगा, और दोनों प्रोडक्ट पे वैट और सीएसटी नहीं लगेंगे। स्वाहा। और लास्ट यहां पे हम देखेंगे बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे क्या लगेगा? जीएसटी ही लगेगा। समझा होगा तो ठोको लाइक, बोलो यस सर, समझ में आया ना। अब मैं आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में बताता हूँ। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, ओके, दो टाइप के एंटरटेनमेंट टैक्स थे जीएसटी आने के पहले। एक जो है स्टेट लगाता था और एक लोकल बॉडी मतलब कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, ये भी एंटरटेनमेंट। आप मूवी देखने जा रहे हो कंतारा, ओके, कंतारा मूवी अगर इमेजिन करो 2017 के पहले अगर होती तो उसके ऊपर स्टेट के भी ईटी लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और यहाँ पे जो है कौन सा, तो आपका लोकल बॉडी का भी ईटी लगता था। दो ईटी लगते थे। लेकिन स्टेट का ईटी अब जीएसटी में आ गया, मतलब अब ये मूवी पे आपको क्या लगेगा? स्टेट का ईटी तो जीएसटी में आ गया, लेकिन लोकल बॉडी का ईटी लगेगा। अब लोकल बॉडी का ईटी मतलब क्या? समझो मूवी की प्राइस है 500, एंटरटेनमेंट टैक्स, ईटी मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल बॉडी का ईटी ओके यहाँ पे 520 हुआ, और जीएसटी रेट ये 9% यहाँ कर देना, और वो जो 520 रहेगा उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा।
520 के ऊपर 99% से आपको जीएसटी लगेगा। खाली जीएसटी क्यों लिखा है? नहीं बेटा, जीएसटी मतलब अब आप वो कॉन्टेक्स्ट में समझ लो। मैं बार बार सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं जीएसटी बोलूंगा। जीएसटी तो आप उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं तो जीएसटी बोलूंगा। तो चलिए, ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। नाउ इस पर एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि टैक्सेस टू बी सबस्यूम इन जीएसटी, आई रिपीट, टैक्सेस टू बी सबस्यूम इन जीएसटी, सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस। तो यहां पे देखो, सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेंट्रल टैक्स। रट्टा मार के जाना, इतने टैक्सेस जो है सबस्यूम हुए हैं सेंट्रल के जीएसटी में। और स्टेट में स्टेट वैट, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी का आज भी लगेगा, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग एंड सरचार्जेस, ये जीएसटी में मर्ज हुए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन कौन सी बातों पे आपको रिकमेंड कर सकता है? तो रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये देखो क्या हुआ कि जीएसटी दोनों मिलकर लॉ बना रहे थे, सेंट्रल और स्टेट। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए एक परिषद, एक काउंसिल बनाएगी जिसको कहा जाता है जीएसटी काउंसिल। ओके, और दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अब जीएसटी में मनमानी नहीं करेगी। पहले डिसीजन काउंसिल में होंगे और काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा और दोनों गवर्नमेंट एक साथ फिर अपने लॉ में अमेंडमेंट करेगी। उसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। डन 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 डन। ओके, तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस की पावर क्या है? टैक्सेस टू बी सबस्यूम इन जीएसटी, पहला मतलब क्या, जब जीएसटी लॉ 2017 में आ रहा था तो कौन से टैक्सेस को मर्ज करना, जैसे हमने देखा कि ये टैक्सेस को मर्ज करने का डिसीजन लिया गया, तो कौन से टैक्सेस को मर्ज करना, ओके, ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट एक्शन लेगी। एग्जम्पशन इन जीएसटी, आपको पता है जीएसटी में एक चैप्टर है एग्जम्पशंस, और हमने सर्विसेज के बहुत सारे एग्जम्पशंस देखे। ओके, गुड्स के हमको सिलेबस में नहीं है, पर ऐसा नहीं कि गुड्स के एग्जम्पशन नहीं है, गुड्स के एग्जम्पशन है पर सिर्फ सिलेबस में हमने नहीं पढ़े, पर सर्विसेज के केस में बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, तो हमने एग्जम्पशंस देखे, एग्जम्पशन इन जीएसटी। उसके बाद में मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी। ओके, जीएसटी लॉ कैसा बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्चनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर और स्टेट, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये सारी चीजें ओके जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे आज करंट 3 थ्रेशोल्ड लिमिट है, कोई बता सकता है क्या? ओके, 3 कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है? फटाफट बोलो, कौन सी 3 थ्रेशोल्ड लिमिट है, कोई बता सकता है? यस करेक्ट, एक है 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, उसमें त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा। त्रि मतलब त्रिपुरा, याद आ रहा है आपको? मनी मतलब मणिपुर, नाग मतलब नागालैंड, मुझे मतलब मिजोरम। ओके, कुछ स्टेट में मोस्ट ऑफ द केस में 20 लाख है और कुछ स्पेशल केस में 40 लाख है। करेक्ट, 10, 20, 40, क्या बात है, योग दिल जीत लिया यार तूने। ओके, तो थ्रेशोल्ड लिमिट ये कितनी रहेगी, ये भी कौन, पहले जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होगी फिर डिसाइड किया जाएगा। रेट्स ऑफ जीएसटी एंड अदर स्पेशल रेट, जीएसटी के रेट क्या है? अभी देखो भाई, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में रेट बदल दिए, तो अभी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में रेट्स बदल दिए, तो ये क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया क्या? नहीं। ओके, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में पहले डिस्कशन हुआ, ओके, और वो डिस्कशन के बाद रेट चेंज किए गए। ओके, बाद में रेट चेंज किए गए। ओके, अकॉर्डिंगली, इसलिए तो भाई 15 अगस्त को मोदी जी ने बोल दिया, पर मोदी जी ने बोलने के बाद भी तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करना चाहिए ना। ओके, मोदी जी ने बोल दिया, फिर जीएसटी काउंसिल में प्रपोजल रखे, फिर वो मान गए, मान गए के बाद रेट्स बदल गए। ओके, ये समझ में आया क्या? उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को कोई एग्जम्पशन वगैरह नहीं है। ए मेरे दोस्तों सुनो ना, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को कोई एग्जम्पशन वगैरह नहीं है, पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, और वो क्या कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगा, जो नीचे मैंने लिस्ट दी है, और ये लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, सुन, ये लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना इसकी। ओके, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में, तो कुछ प्रोविजन जीएसटी के आपको थोड़ा अलग से, थोड़ा हटके, ओके, थोड़ा हटके लागू होगी। कौन सी प्रोविजन आपको हटके लागू होगी? ओके, कंपोजिशंस की, आपको याद है क्या? स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगा तो 75 लाख का ही लिमिट है। ओके, उसके बाद में थ्रेशोल्ड 10 लाख का लिमिट है, और कुछ अगर कुछ प्रोविजन होगी तो वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को अलग से लागू होगी। उसके बाद में एनी मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी और
स्पेशल रेट टू बी रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी में कोई अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना होगा तो वो भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो ही एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा मेरे दोस्तों। ये था स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। मैं रीड कर लेता हूं पर आपको लर्न करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो गए। ओह आ जाओ भाई, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटी। ओके, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी याद है आपको? सबसे पहले जब आप जीएसटी यूटिलाइज करोगे, आपका आउटपुट टैक्स निकल गया, ए सुन, आपका आउटपुट टैक्स निकल गया, लेस आईटीसी करोगे, आईटीसी में सबसे पहले आईजीएसटी यूज करोगे, आईजीएसटी का आईटीसी जो इनवर्ट सप्लाई पे होगा उसका जीएसटी आप यूज करोगे, आईजीएसटी का आईटीसी पहले आप आईजीएसटी में यूज करोगे, ये कंपलसरी, पहले आपको आईजीएसटी का ही यूज करना पड़ेगा, और आपके आउटपुट में, आपके आउटवर्ड में आईजीएसटी होगा तो पहले आईजीएसटी में खत्म करोगे, उसके बाद बैलेंस होगा किसमें? आईजीएसटी के क्रेडिट में, उसके बाद बैलेंस होगा, देन यू कैन यूटिलाइज इन सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन। या एनी का मतलब क्या कि उसका कोई रेशियो नहीं है, आप 50-50 यूज कर सकते हो, 100 इधर और 100 इधर, जैसा आपको यूज करना है, 70-30 जो भी है। पर नॉर्मली दो मेथड ज्यादा यूज होती है, एक तो पूरा 100 सीजीएसटी में बचा हुआ एसजीएसटी में, या पूरा एसजीएसटी में बचा हुआ सीजीएसटी में 100-100, या नॉर्मली जो है 50-50। यानी इंस्टीट्यूट के जो आंसर है वो इंस्टीट्यूट के आंसर में 50-50 या 100-100 ऐसा यूटिलाइजेशन आपने करना चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर आईजीएसटी पूरा यूज हो गया, बोलो मेरे साथ, आईजीएसटी पूरा यूज हो गया तो बाद में सीजीएसटी आप यूज करोगे, पहले सीजीएसटी के लिए और सेकंड आईजीएसटी के लिए, और उसके बाद में एसजीएसटी यूज करोगे, पहले एसजीएसटी के लिए और बाद में आईजीएसटी के लिए। तो यह सीजीएसटी का क्रेडिट आपको आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी मिलता है और एसजीएसटी का क्रेडिट आपको आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी मिलता है। लेकिन ये सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसजीएसटी सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और वाइस वर्सा। ओके, तो सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, ओके, या एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, ये वाइस वर्सा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। और टैक्सेस नॉट सबस्यूम इन जीएसटी, कौन से ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए? ओके, देखो, प्रॉपर्टी टैक्स है जो स्टैम्प ड्यूटी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, वो तो हमने देखा, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी, ओ सुनो, बीसीडी जो अगर आप इंपोर्ट करते हो तो बीसीडी आज भी लगता है, जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल वगैरह 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बस आपको कह दूं, पहला चैप्टर जो है ओके इतना ही पढ़ने का, ये बेसिक जो है इतना ही पढ़ने का, फटाक से चार्ट पढ़ने का और आगे बढ़ने का, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लेने का। डन 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 डन। चलो नाउ नेक्स्ट, यहां पे ये हमने देखा, अब आ जाओ चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अभी मैं चार्ज ही पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। ओके, लेवी। ओके, मैं आपको बता दूं, ओके, जब भी कोई इकोनॉमिकल लॉ आपको पढ़ना है, सुनो, जब भी कोई इकोनॉमिकल लॉ आपको पढ़ना है तो आपको पहले चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। फर्स्ट क्रिएट द चार्ज, लेवी, देन असेस द चार्ज एंड देन कलेक्ट द चार्ज। ओके, मतलब क्या, जब भी आपको कोई पसंद आता है तो पहले दिल के कनेक्शन लगाने पड़ते हैं, चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, फिर असेस द चार्ज, फिर उसके साथ घूमने जाओ, फिरने जाओ, ओके, असेस करो वो कैसी है, मैं कैसा हूं, ओके, असेस करो, एंड देन कलेक्ट द चार्ज, फिर शादी सगाई वो होगा। तो फर्स्ट क्रिएट द चार्ज, चार्ज क्रिएट हो रहा है, जरूरी है। ओके, फिर हम असेसमेंट और करेंगे। तो लेवी किसके ऊपर है भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा? तो देखो, सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, चार्जिंग सेक्शन में आपको बता दूं, ओके, यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है लेवी। ओके, आपकी लेवी किसके ऊपर होगी, उसके बाद में कलेक्शन कैसे होगा, एंड थर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी मतलब पहला प्यार, पहला कनेक्शन। ओके, कोई जाते हुए हमें दिखा और पसंद आ गया, ओके, लेवी, चार्ज क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहां पे देखो, लेवी जो है, लेवी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, चार्ज, ओके, वैल्यू और रेट। ओके, अगर चार्ज क्रिएट हो जाए तो व्हाट शुड बी द वैल्यू एंड व्हाट शुड बी द रेट।
सेक्शन 9(1) कहता है, अब पूरा 9(1) का समझ लो यहां पे, अगर भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी से प्यार हो जाएगा। अगर किसी ने सप्लाई किया, ए सुन, किसी ने पहला वर्ड क्या, सप्लाई किया, और वो इंट्रास्टेट सप्लाई किया, इंट्रास्टेट सप्लाई किया, किसका, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो लेवी आ जाएगी। एनी पर्सन हु मेड इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, लेवी आ जाएगी। ये है सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया गुड्स और सर्विस का, और सुन, इंटरस्टेट सप्लाई किया गुड्स और सर्विस का और बोथ, तो वो सिचुएशन में यहां पे 5(1) आईजीएसटी का लेवी आ जाएगा। ओके, आईजीएसटी का लेवी आ जाएगा। अगर आपका प्यार हो गया, ओके, पहली नजर में, ओके, लेवी हो गई, प्यार हो गया, तो फिर हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट मतलब घूमने फिरने जाएंगे। ओके, घूमने फिरने में वैल्यू लगती है भाई, होटल लेके जाओगे, रेस्टोरेंट लेके जाओगे, ओके, या कहीं घूमने फिरने रिसोर्ट जाओगे, तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट लगती है ना, वैल्यू। भाई ये जो प्यार हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो लगी है कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, जान भी दे सकता है। ओके, ये वैल्यू है, तो वैल्यू शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 15। तो यहाँ पे 15 में अगर हम देखेंगे तो वैल्यू जो है 15 में डिजाइन होगी, और 15 पूरा हम देखेंगे क्या क्या ऐड करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी, ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद में ओके उसका जीएसटी रेट। ओके, तो इस तरह से जो है यहां पे आपका कैलकुलेशन असेसमेंट हो गया। एक बार आपका कैलकुलेशन हो गया वैल्यू इनटू रेट, तो फिर कलेक्शन होगा। कलेक्शन कैसे होता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, कलेक्शन होगा, और कलेक्शन फिर क्या हो जाता है, ओके, पहली नजर में प्यार होता है, बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, ओके, वैल्यूएशन हो जाता है, ओके, फिर आपको टाइम टू टाइम, ओके, आपका प्यार कितना गहरा है ये प्रूव करना पड़ता है। ओके, कि आपका प्यार कितना गहरा है, ओके, ये प्रूव करना पड़ता है। जब भी बुलाया वहां जाना पड़ता है। ओके, तू मेरे लिए क्या कर सकता है ये बताना पड़ता है। तो सबका टाइम होता है। तो ये जो सप्लाई हुआ, ये सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब वो क्रिएट होगा, कलेक्शन जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। भाई टैक्स कौन देगा इसमें, ऑलवेज जो है, ओके भाई, शादी के पहले लड़का ही लायबिलिटी रहता है, और शादी के बाद तो हस्बैंड ही लायबिलिटी रहता है। ओके, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो समझ लो। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन रहेगा, तो भाई पहले लेवी होगी, उसका कैलकुलेशन होगा, कलेक्शन होगा, और टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा, तो गवर्नमेंट को बिल देने वाला ऑलवेज है ना, रेस्टोरेंट के बिल देने वाला ऑलवेज नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज। ओके, कौन रहता है आपको मालूम है, रेस्टोरेंट की बिल हमको ही देना पड़ता है। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज मतलब कौन, सप्लायर। ओके, वो टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो भाई टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, हु इज रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24। तो ये टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। जीएसटी तभी आएगा जब आप टैक्सेबल पर्सन होगे। मतलब ध्यान से सुनो, मतलब ये कि यहां पे इवन दो आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया, पर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, टीपी नहीं हो, मतलब आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 10 लाख 20 लाख या 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिल जाता है, तब तक आपको यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। आई रिपीट, यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। तो वो केस में आपको जो है, जब तक आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं होते हो, या जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते हो अंडर सेक्शन 22 24, तब तक आप टीपी नहीं बोले जाओगे, और तब तक अगर आप टीपी नहीं बोले जाओगे तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज है, मतलब कौन टैक्स देता है, तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स देता है। ओके, टैक्स सप्लायर देता है, पर कुछ कुछ केस में भाई नॉर्मली तो ओके बॉयफ्रेंड होगा या हस्बैंड वही बिल देता है, लेकिन कुछ कुछ केस में रिवर चार्ज भी लग जाता है। कभी कभी जो है ओके, यहाँ पे बॉयफ्रेंड का मेरे पास पैसा ही नहीं है, ओके, और लड़की बहुत प्यार करती है, तो वहां पे वो केस में गर्लफ्रेंड भी बिल पे कर देती है, ओके, या वाइफ भी बिल पे कर देती है। ओके, मुझे पता है मेरा ओके, हम कोई रेस्टोरेंट में गए और वाइफ ओके बिल पे करे, तो उसको एक बहुत अच्छा लगता है कि यस आज का बिल मैंने दिया। ओके, उसको कहते हैं रिवर चार्ज। मतलब कभी कभी रिसिपिएंट भी बिल पे कर देता है। रिवर चार्ज नोटिफाइड केसेस में, नोटिफाइड केसेस देखो, रिवर चार्ज हर केस में नहीं लगाने का। रिवर चार्ज जब लगाओगे तो वो रिवर चार्ज जो नोटिफाइड केसेस है वो लर्न करनी पड़ेगी, और नोटिफाइड केसेस जो आपको लर्न करनी पड़ेगी वही केस में रिवर चार्ज लगेगा। और तीसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कभी कभी क्या होता है ओके, ना हस्बैंड ना वाइफ कोई बिल नहीं पे करता, कंपनी पे करती है। ओके, कंपनी मतलब ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो दोनों को जोड़ के दे रहा है। तो यहां पे
तो ये आपने देखा रिगार्डिंग टू जहां हमने कॉन्सेप्ट, ओके, और वो था टैक्सेबल पर्सन। चलो अब फटाफट आ जाओ। ओके, लेवी अगर होती है पर कुछ गुड्स, अब ध्यान से सुनना, कुछ गुड्स अल्कोहलिक लिकर, आई रिपीट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर। अब ये इस बार की अमेंडमेंट है। ओके, अब ध्यान से सुनना, अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं आएगा, जो मैंने पहले भी पढ़ाया, और ये अनडीनेचर्ड ENA, ओके, ये मैंने अमेंडमेंट में कवर किया है और यहां मैं समराइज करके आपको बता देता हूं। ओके, ये जो ENA है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसके ऊपर भी नहीं आएगा। तो अब तक हम 6 प्रोडक्ट देख रहे थे, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर, ये नंबर 6। अब उसमें आपको अनडीनेचर्ड ENA ऐड करना पड़ेगा। सर ये अनडीनेचर्ड ENA क्या होता है? ओके, बताता हूं। अनडीनेचर्ड ENA कैसा है, देखो समझ लो, कोई यहां पे कोई अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं आएगा, इसके ऊपर तो एक्साइज आएगी, ये बात क्लियर है, इसके ऊपर एक्साइज आएगी, ये बात क्लियर है। अगर ये आपको अभी डिटेल में नहीं समझा तो अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखना है, क्योंकि मैं अमेंडमेंट यहाँ डिटेल में नहीं लूंगा, यहाँ सिर्फ आपको टच करूंगा। इसलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने के पहले हमारे शेड्यूल के हिसाब से आपने अमेंडमेंट देख लेना है, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल मस्ट 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 ज्वाइन करना है। ओके, तो ये हुआ एक्साइज। अब देखो, इसको एक रॉ मटेरियल लगता है और वो है ENA या स्पिरिट, ENA या स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये अल्कोहल बनाने का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। अब देखो, इन्होंने इस बार एक अमेंडमेंट की फाइनेंस एक्ट 2024 से, और वो अमेंडमेंट क्या की कि अगर ENA यूज हो रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, कंडीशन क्या है देखो, अगर ENA यूज हो रहा है किसमें, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, तो ये ENA पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये भी आउट ऑफ जीएसटी रहेगा, या ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये भी आउट ऑफ जीएसटी रहेगा। चलो डन। ओके सर, फिर इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? इसके ऊपर टैक्स जो है पुराने टैक्सेस लगेंगे, लेकिन उस पर भी अभी कंट्रोवर्सी है, पर अभी हमको जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं है, ओके, बट उसका एक रॉ मटेरियल है, उसका एक रॉ मटेरियल कौन सा? ENA, ओके, रेक्टिफाइड स्पिरिट, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये समझा गया आपको? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो। डिटेल डिस्कशन आपको जाननी होगी, ओके, तो आप अमेंडमेंट्स में देख सकते हो, या आपके रेगुलर बैच में मैंने कवर किया है। ओके, तो चलिए, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट स्टार कर देना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं है, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है। ये टेबल मैंने बना के दिया है कि किस पे जीएसटी है और किस पे जीएसटी नहीं है। ओके, इंडिया और यूनियन टेरिटरी, अब ये दोनों का डिफरेंस समझ लो। ओके, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके, देखो वैसे तो देखा जाए तो सारी यूटी है, सारी, ओके, सारे स्टेट यूटी है, यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र भी यूटी है। ओके, यूटी मतलब क्या? यूनाइटेड विथ इंडिया, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यूनाइटेड विथ इंडिया। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, ओके, MP, यूपी, सारी यूटी, ये टेरिटरी है। ओके, और ये सारी टेरिटरी यूनाइटेड है इन इंडिया, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है देखो, अगर यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है, सुनो, यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर होगा, मतलब विधानसभा होगी, तो उसको स्टेट माना जाएगा, उसको यूटी नहीं बोली जाएगी, उसको स्टेट माना जाएगा। और ऐसे 28 स्टेट्स है, ऐसे कितने स्टेट है? 28। और अगर इन स्टेट में इंट्रा होता है तो CGST और SGST, और इंटरस्टेट होता है तो IGST रहेगा, इंटरस्टेट होता है तो IGST लगेगा। समझ लो कोई यूनियन टेरिटरी है जिसमें कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार, दादरा नगर दीव दमन हुआ, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, या आप लद्दाख ले लो, ओके, लद्दाख का इशू तो आपको पता ही है। तो नो स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो केस में, ओके सर, वहां विधानसभा नहीं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन गवर्न करता है? वो गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उसको, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी लद्दाख को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ओके, इसलिए तो मोदी जी की और, ओके, डिमांड मोदी जी से और अमित शाह से है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, तो वो केस में इंट्रा होगा तो CGST और UTGST, और इंटरस्टेट होगा तो क्या बेटा? IGST, इंटरस्टेट होगा तो IGST। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर होगा। सुनो, पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर होगा मतलब क्या? कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी है, अब यूनियन टेरिटरी मतलब कौन? दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जो पार्टली स्टेट है, पार्टली यूटी। यहाँ विधानसभा भी है, दिल्ली में आप गवर्नमेंट तो है ही, तो
ये जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट ही माना जाएगा। ओके, इवन दो पार्टली यूटी और पार्टली स्टेट है, पर जीएसटी के लिए वो स्टेट ही माना जाएगा। और वहां इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 31 स्टेट हुए। नॉर्मल 28 स्टेट है, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट अगर हम ऐड कर दो, क्योंकि ये जीएसटी के लिए स्टेट माने जाते हैं, तो टोटल 31 स्टेट है और 5 यूटीज है। ओके, तो हमने देखा यूनियन टेरिटरी का मीनिंग। तो यूनियन टेरिटरी अभी कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लद्दाख, चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी। अब देखो इंडिया का डेफिनेशन क्या है? ओके, लर्न करना पड़ेगा कि इंडिया का डेफिनेशन नहीं, जस्ट बता रहा हूं। ओके, इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, सुनो, इंडिया में क्या आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब जो भी हमारी सारी टेरिटरी है, इंडिया की बॉर्डर लाइन। ओके, ये जो इंडिया की बॉर्डर लाइन है, ये पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। वाटर का कितना? ये तो जमीन हुई, लैंड। ओके, वाटर का कितना? तो वाटर का टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स। उसके नीचे का सी बेड, सबसॉइल, ओके, ऑफ सच वाटर, वो भी इंडिया में माना जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके, कुछ देखो, जब सी में आप जाते हो तो ऐसा सडन स्लोप आता है और सी फ्लैट हो जाता है। ओके, तो वो केस में उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर आप चैट जीपीटी में डालोगे या गूगल सर्च में डालोगे तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता कैसे समंदर में। ओके, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, जिसमें जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। और अदर मैरीटाइम जोन, ये इंडिया का पार्ट बोला जाएगा। अगर हम एयर स्पेस की बात करें, सुनो, एयर स्पेस की बात करें तो अबव टेरिटरी, यानी इंडिया के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो इंडिया में माना जाएगा। एंड अबव टेरिटोरियल वाटर, और 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर का जो अबव स्पेस है वो इंडिया में माना जाएगा। चलो, ये हमने देखा। उसके बाद में आ जाओ पर्सन की डेफिनेशन में। पर्सन की डेफिनेशन जीएसटी में लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स में शायद आपको लर्न करना पड़ सकता है, पर जीएसटी में नहीं। पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, ओके, इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा। क्या इंडिविजुअल को जीएसटी देना पड़ेगा? हाँ। एचयूएफ को जीएसटी देना पड़ेगा? हाँ। ओके, कंपनी, हाँ। फर्म, हाँ। एलएलपी, हाँ, इनको भी जीएसटी लेना पड़ेगा। एओपी भी हुआ है, यस, वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट, उनको भी देना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वो भी, उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जीएसटी देना पड़ेगा, हाँ, वो भी पर्सन माने जाएंगे। लोकल अथॉरिटी, सर, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जीएसटी देना पड़ेगा, हाँ, ओके, वो भी माने जाएंगे। सर, गवर्नमेंट खुद को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई सप्लाई करता है, ओके, फॉर कंसिडरेशन, तो उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा, हाँ, गवर्नमेंट को भी जीएसटी देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। सोसाइटी होगी तो उनको भी देना पड़ेगा। ट्रस्ट, ओए सुन, कोई ट्रस्ट होगी और वो धंधा कर रहा है, ओके, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कोई ट्रस्ट अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रही होगी तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये हमने देखा। चलो आ जाते हैं लास्ट डिस्कशन, एंड दैट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दैट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब थोड़ा ये पॉइंट्स अच्छे से समझ लो, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, और कि हर चीज यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझना। यहां तक मजा आया? यस और नो? यहां तक मजा आया? डन 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 डन। अब देखो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। ओके, जो सेक्शन 25 में, 25(4) और 25(5) में कॉन्सेप्ट आते हैं। नाउ जीएसटी, अब स्टेप बाय स्टेप समझना। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, आई रिपीट, जीएसटी एक क्या, चलो बोलो मेरे साथ, जी, सब बिल्कुल फोकस, अटेंशन के साथ। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई होगा उस डेस्टिनेशन पे जीएसटी देना पड़ेगा, और उसका एसजीएसटी का रेवेन्यू उस स्टेट का होगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की 3 ब्रांचेस है। फैक्ट्री महाराष्ट्र में, सुनो, फैक्ट्री महाराष्ट्र में, वेयर हाउस कोई अदर स्टेट में, समझ लो एमपी में है, और डेपो, पॉइंट ऑफ सेल, सब एक ही कंपनी के अंडर में है, एक ही पैन में है, और डेपो जो है वो गोवा में है, डेपो गोवा में है। अब जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स होने की वजह से महाराष्ट्र में जो प्लेस है वहां जो बिजनेस होगा उसका टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी। जो धंधा एमपी में होगा उसी कंपनी का, उसका टैक्स तो एमपी का होगा, और जो यहाँ बिजनेस आपका गोवा में हुआ उसका टैक्स तो गोवा लेगी। तो ऐसे केस में यहां पे पहला डिसीजन लिया गया कि इवन दो आपकी एक ही कंपनी होगी, इवन दो आपका एक ही पैन होगा, पैन इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर,
ओके, इनकम टैक्स का एक ही पैन होगा आपका, लेकिन जीएसटी में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। बोलो मेरे साथ, जीएसटी में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब अगर आपका बिजनेस प्लेस, बोलो जोर से, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर महाराष्ट्र में होगा, जहां से आप सप्लाई करते हो, एक साथ ये लाइन बोलना, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में होगा, जहां से आप सप्लाई करते हो, तो महाराष्ट्र में उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर हाउस, गोडाउन या जहां से आप सप्लाई करते हो एमपी में होगा, तो एमपी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अगर आपका गोवा में होगा तो उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये तीनों चारों या जितने स्टेट में आपका बिजनेस है या यूटी में है, उतने सारे रजिस्ट्रेशंस आपको लेने पड़ेंगे, और ये आपके पैन बेस हो गए। तो आपका पैन कॉमन रहेगा, वो परमानेंट होता है, उसके आगे स्टेट कोड लग जाता है, और आखिरी में आपकी एंटिटी कोड और चेकसम नंबर लग जाता है, पर पैन कॉमन होता है, और एक ही पैन पे आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर होगा तो 1 टाइप करो। ओके, मतलब आपको महाराष्ट्र का सेपरेट, तो सेक्शन 25(4) क्या कहता है? 25(4) कहता है कि हो सकता है आपका जो है सिंगल रजिस्ट्रेशन हो या आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो। क्या एक पर्सन के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? हाँ, एक पर्सन के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। ओके, तो क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ते हैं, स्टेट वाइज। लेकिन सर अगर मेरी ब्रांचेस एक ही स्टेट में होगी, तो समझ लो सर मेरी 3 ब्रांचेस है, और मेरी 3 ब्रांचेस एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र में, फैक्ट्री भी महाराष्ट्र में है, ओके, मेरा शोरूम भी महाराष्ट्र में है, और डेपो भी महाराष्ट्र में है। तो आपकी अगर सारी ब्रांचेस एक ही स्टेट में है, तो लॉ कहता है आप सबका मिला के सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ओके, आप सबका मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन लिया तो भी चलेगा, क्योंकि सारा एक ही स्टेट में है। लेकिन एट योर विश, बोलो मेरे साथ, एट योर विश, अगर आप चाहो तो फैक्ट्री को अलग से रजिस्टर कर सकते हो। सॉरी बेटा, क्या गड़बड़ हो गई, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो, थोड़ा पेन चार्ज हो रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सेम स्टेट में अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मतलब फैक्ट्री का अलग ले सकते हो आप, शोरूम का अलग ले सकते हो, या ओके आप डेपो का आप चाहो तो अलग। सबका तो हम तो कह रहे हैं एक ही लो, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। अब लॉ क्या कहता है, देखो सेक्शन 25(4) क्या कहता है? 25(4) कहता है कि इफ you obtain or required to obtain 2 or more registration या more than 1 registration, मतलब if you have taken a multiple registration in a same state, okay underline, in one state, मतलब same state में multiple लिए, या in different state में तो लेना ही पड़ेगा आपको, ऑप्शन ही नहीं है, डेस्टिनेशन बेस है, और सेम स्टेट में आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए फॉर योर ओन ब्रांचेस, वो आपके मर्जी पे, तो अंडरलाइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ इज सच रजिस्ट्रेशन, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए इज सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, तो जीएसटी पर्पस के लिए आपका हर एक रजिस्ट्रेशन अलग अलग माना जाएगा, और अलग अलग माना जाएगा। ओके, डीम मतलब कि माना जाएगा, है अलग नहीं, पर जीएसटी के लिए वो अलग अलग देखा जाएगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। सो दोस्तों, जहां तक मैं अगर कहूं, तो अगर आपने यहां रजिस्ट्रेशन लिया, यहां रजिस्ट्रेशन लिया, यहां रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये तीनों भी सेपरेट डीडीपी हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। दूसरा 25(5) क्या कहता है, देखो 25(5) ये कहता है कि अगर आपका कोई एक स्टेट में रजिस्टर्ड प्लेस है, रजिस्टर्ड है, और दूसरे स्टेट में जिस एस्टेब्लिशमेंट है, अनादर स्टेट में, आई रिपीट, अनादर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है जो अनरजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, आपका हेड ऑफिस होगा, नॉर्मल ऑफिस होगा, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा। क्यों सर, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां से आप कोई सप्लाई नहीं करते हो, वो जस्ट ऑफिस है, वहां से आप कोई सप्लाई नहीं करते हो, तो अनादर स्टेट में जस्ट आपका ऑफिस होगा। तो अगर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और अनादर स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एस्टेब्लिशमेंट अनादर स्टेट में है, इसको भी डीडीपी माना जाएगा, इसको भी डीडीपी माना जाएगा। सर इसके इंपैक्ट क्या है? चलो इसके इंपैक्ट समझ लो। इसके इंपैक्ट ये है कि समझ लो ये डीडीपी है और ये डीडीपी है, तो आगे लॉ क्या कहता है, आगे में पढ़ा होगा, सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2, शेड्यूल 1 पैरा 2 कहता है कि अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज डीडीपी को जाता है, डीडीपी को जाता है, हमारी ब्रांच को जा रहा है,
हमारी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है या सर्विस दी जा रही है, जबकि वो सेल नहीं है पर सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो सप्लाई बोला जाएगा। आई रिपीट, वो सप्लाई बोला जाएगा। और अगर वो इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा। और जब आप रिमूव करोगे तब आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यस, वो कन्वेंस का टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। वो सप्लाई माना जाएगा, उसका जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। ओके, और टैक्स इनवॉइस के अंडर रिमूव हो रहा है, इवन दो आपकी ही ब्रांच को जा रहा है। समझ लो आपके डेपो को जा रहा है और सेपरेटली रजिस्टर है, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा, आईजीएसटी होगा और आपको टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलो, ये हो गया। दूसरा, समझ लो एग्जाम्पल लो कि मैंने जो है इसका सेपरेट, ये डीडीपी है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, ये दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, सिंगल में आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों सिंगल में आ रहे हैं तो अब तीनों एक ही कंपनी की ब्रांचेस है, पर एक को अलग सेपरेट रजिस्टर करवाया और दोनों एक में है। तो जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन में, इसको जब गुड्स जाएगा, सुनो, इसको जब गुड्स जाएगा तो ये सप्लाई माना जाएगा और ये सेम स्टेट में जा रहा है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और इसका टैक्स इनवॉइस बनेगा। लेकिन अगर आपने दो ब्रांचेस सिंगल रजिस्ट्रेशन में ली है, जितनी भी ब्रांचेस सिंगल रजिस्ट्रेशन में ली है और उसको अगर गुड सर्विसेज जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा और जो रिमूव होगा वो रिमूवल पे टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, वहां पे चालान बनेगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन में, सिंगल रजिस्ट्रेशन में तो सप्लाई नहीं, जीएसटी नहीं, और वहां चालान के अंडर ट्रांसफर किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझा गया आपको? डीम्ड लिस्टिंग पर्सन वाला समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, समझ में आया? बोलो फटाफट, समझा गया आपको? चलो, अब देखो मैंने यहां पे ये जो पहला चैप्टर है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। आपके पास जो भी क्वेश्चनर होगा इंपॉर्टेंट, या बाद में ये वीडियो देख लेना और अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास नया क्वेश्चनर होगा, पुराना होगा तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन देख लो। ओके, या फिर बाद में इतना सा वीडियो देख के मार्क कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो 3 टाइप की लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मार्क कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास रिसेंट होगा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 246A, विच ग्रांट पावर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने जैसा आपको कहा था, आर्टिकल 246A अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बिकॉज ये सोर्स एंट्री है। ओके, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना कि यस, आर्टिकल 246 से पावर देता है कि सेंट्रल और स्टेट मिला के यहाँ पे जीएसटी लगा सकते हैं, पर कुछ गुड्स पे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस वक्त जीएसटी लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे यस, क्वेश्चन नंबर 10 इस बार अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में यस, लिस्ट आउट द बेनिफिट ऑफ जीएसटी एक्रू टू द इकोनॉमी। बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के, ये भी एक क्वेश्चन है जो अच्छे से पढ़ के जाना। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ओके, यूनाइटेड नेशनल मार्केट, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट, इलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, मेक इन इंडिया वगैरह। उसके बाद में ये क्वेश्चन, टैक्सेस टू बी सबस्यूम, ये एग्जाम में आया हुआ है, तभी पढ़ के जाना। कौन से टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे सबस्यूम हो गए और स्टेट लेवल पे सबस्यूम हो गए। ओके, ये रट्टा मार के जाना। ओके, तो ये कौन से टैक्सेस सबस्यूम हो गए वो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, अगेन इंपॉर्टेंट, कौन सा, विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो जीएसटी के बाहर है। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो अल्कोहलिक लीकर और ईएनए अभी ऐड हुआ है, मैंने अमेंडमेंट बताई। ईएनए और अल्कोहलिक लीकर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और कुछ प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी जो आएगा, ओके, वो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अभी इसके ऊपर जो है, ओके, यहाँ पे ऑन सच गुड्स सेंट्रल और स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज जो भी होगा, सेंट्रल या स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी इनके ऊपर लगेगा, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और अब आ जाओ आप ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी कैसे यूटिलाइज, ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट आप आईजीएसटी का लोगे, फिर रिमेनिंग आईजीएसटी आप सीजीएसटी और यूटीजीएसटी एनी प्रोपोर्शन में यूज करोगे। आफ्टर आईटीसी का पूरा क्रेडिट खत्म होने के बाद सीजीएसटी लोगे, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी में बाद में आईजीएसटी में, और फिर एचजीएसटी पहले एचजीएसटी में बाद में आईजीएसटी में, और क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। और इसके बेस पर आप आज ही आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आज कोशिश करना, और वो क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैसे यूटिलाइज करना। जैसे आपका आउटवर्ड इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, आउटवर्ड दिया हुआ है इंटरस्टेट 10 लाख, इंट्रास्टेट आउटवर्ड दिया है आपका, और ये आउटवर्ड आपका इंटरेस्ट 2 लाख, और परचेस दिया है 5 लाख, ये इनवर्ड दिया है ये, तो इंट्रास्टेट परचेस दिया है 5 लाख। आपके आईटीसी को ओपनिंग बैलेंस दिया है 20, 30 और 25, और जीएसटी रेट है 9918। ओके, आपको रेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो इसमें कंपटीशन ऑफ टोटल आईटीसी, सॉरी कंपटीशन ऑफ, यहां पे आपको पहले नेट जीएसटी पेबल निकालना है। नेट जीएसटी पेबल कैसे निकालोगे आप? तो नेट जीएसटी पेबल इंट्रास्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 2 लाख का है, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा। इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स है, वो इंटरस्टेट हुआ 10 लाख, इसके ऊपर आईजीएसटी लगा। तो टोटल आपका जीएसटी पेबल जो है 1,80,000, 18,000 और 18,000 आएगा, दो आउटवर्ड सप्लाई पे। अब लेस आईटीसी पर आईटीसी का एक टेबल ऊपर बनाओ, जिसमें आपके पास आईजीएसटी का ओपनिंग है, सीजीएसटी का ओपनिंग है, एचजीएसटी का ओपनिंग है, और आपने जो परचेस किया इंट्रास्टेट वो ऐड होगा। तो टोटल आपके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी इतनी है। ओके, ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी यहां लिख दो। आईजीएसटी का 25 है, सीजीएसटी का 65 है, एसजीएसटी का 75 है, और इसका फिर आप यूटिलाइजेशन चालू कर दो। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में पूरा यूज हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे आईजीएसटी 180 देना था, 180 आईजीएसटी देना था, इसमें से पूरा यूज हो गया, और जो बैलेंस है, बैलेंस के लिए कोई बचा ही नहीं। फिर सीजीएसटी का क्रेडिट पहले किसमें? पहले सीजीएसटी में, और अगर बचेगा तो फिर आईजीएसटी में। एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में, अगर बचेगा तो आईजीएसटी में, और ये कैलकुलेशन आज ही करना, आज ही कंप्लीट, और ये आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी। इजी था? डन 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 डन, यस और नो? चलिए दोस्तों, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए, तो अब आपको करना क्या है? ओके, ये हमने आज का पहला सेशन था, बेसिक था, लेकिन नो डाउट ओके, तो अब क्योंकि बेसिक मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, ओके, इसके आगे और अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में भी लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, अगर रीड करके आ सकते हो तो आ जाओ। ओके, रीड करके आ सकते हो तो आ जाओ। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हमारा ये चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर। डन 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 डन। हाँ, मैं आपको कहूँगा रैपिड रिवीजन के सेशन कैसे रहेंगे, तो इसका शेड्यूल मैंने शेयर किया है। अभी मेरे पास है क्या, मैं चेक करता हूँ यार, मेरे पास है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे एग्जाम प्लान में, इंटर में, हाँ, ये शेड्यूल मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है रैपिड रिवीजन का। हमारा आज पहला चैप्टर हुआ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, और मैंने ये बताया नेक्स्ट सेशन हमारा 13 को रहेगा, मंडे को रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे। उसके बाद 14 को रहेगा, ओके, उसके बाद 14 को रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे, ठीक है? नहीं, 14 नहीं बेटा, यहां मैं चेंज कर दूंगा, ये 15 को एक मिनट, नेक्स्ट सेशन कब रहेगा वो डेट में आप थोड़ी चेंज होगी। ओके, 14 या 15 उसमें से मैं डेट बताऊंगा आपको। और उस ये पूरा शेड्यूल जो है आपको दिया गया है, ये शेड्यूल आपने देख लेना। डेट इधर उधर हो सकती है, मैं टेलीग्राम चैनल में जो है, ओके, सिर्फ ये वाली डेट थोड़ी मैं कंफ्यूजन में हूँ। ओके, तो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो आपने टेलीग्राम चैनल में मेरे अपडेट्स देख लेना, और नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा। तो हमारे कितने चैप्टर, तो टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, ईवे बिल, पीओटी, कंपोजिशन लेवी, आरसीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर हम पहले खत्म करेंगे। और एग्जाम के बाद ओके,
टाइम ऑफ सप्लाई आईटीसी, क्योंकि बहुत से बच्चे जो रिजल्ट आने के बाद जुड़ेंगे तो ये चैप्टर हम रिजल्ट के बाद डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ओके थोड़ा प्रैक्टिस सेशंस भी मैं बूस्टर प्रैक्टिस बैच के बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके, और ये टोटल हमारा सारे सेशन 15 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। तब तक आप मेरे साथ इतने तो चैप्टर कर लो, ओके यहाँ रिजल्ट लगने के पहले इतने तो कर लो, बाकी चैप्टर जो है हम आगे देखेंगे। हाँ, किसी को अगर पढ़ना है ये चैप्टर तो पढ़ के रख लो, रिवाइज मैं बाद में करवा दूंगा, या किसी को अगर पुरानी रिवीजन देखनी है तो वो पुरानी रिवीजन भी देख सकता है। ओके, लेकिन आप डीटी आईडीटी दोनों साथ में चालू करो, और मैं करवा रहा हूं आपसे, तो बस यही फ्लो में चलते रहो। डन 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 डन। ओके, बूस्टर, एक सवाल है बूस्टर प्रैक्टिस बैच क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने रिवीजन हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुए, पर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी बहुत जरूरी हो जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल कि भाई एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इसके लिए प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये भी जरूरी हो जाता है। तो ये हम कवर करते हैं बूस्टर प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। डन 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 डन। सो दोस्तों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लाइव कनेक्टेड है, अभी सेशन मैंने क्लोज करने के बाद ऑफलाइन कमेंट जरूर देना, आपको कैसा लगा। आपकी कमेंट मुझे हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी, और आगे का सेशन और अच्छे से हम लाएंगे। तो आपकी कमेंट जरूर देना दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, ऐसे ही हम डिटेल में कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे रैपिड रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये न्यू चार्ट बुक अपडेट किया है क्या? हाँ, ये चार्ट बुक अपडेट, इसकी पीडीएफ तो मैं दे दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल के पिन किया हुआ एक मैसेज है, ऑल रिसोर्सेस मटेरियल, उसमें आपको सब कुछ आज इवनिंग तक मिल जाएगा। और आपको अगर बुक्स बाय करने हैं, चार्ट बाय करने हैं, फिजिकल कॉपी या क्वेश्चनर बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शायद अपडेटेड होगी, या शाम तक अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है। डन 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 डन। सो दोस्तों, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। डीटी के रैपिड रिवीजन नेक्स्ट मंथ में आएगी बेटा। डीटी के रैपिड रिवीजन नेक्स्ट मंथ में आएंगे। ओके, बाय बेटा।